नमस्कार साथियों, आ जाएंगे सभी साथी क्लास में और सेशन को शेयर कर दें साथियों जल्द से जल्द। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार एफएम गोल पर। आपका ही अपना परिवार है भाई, हमारा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। तो साथियों, हम लोग कौटिल्य चैप्टर देख रहे हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य के ऊपर हम लोग उनके विचारों पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पिछली जो हमारी क्लासें हुई हैं, यदि हम लास्ट क्लास की बात करें साथी, तो उस लास्ट क्लास में हम लोग कौटिल्य ने राज्य पर क्या विचार दिया, यानी कि उन्होंने राज्य के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विश्वास किया। हमने आपको बताया हॉब्स की भांति इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है और प्राकृतिक अवस्था को बुरा बताया। इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई होगी और हमारी जो चर्चा हुई होगी साथियों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत पर हुई होगी कि जो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत था, सप्तांग सिद्धांत को सबसे पहले जो देने वाले थे कौन थे? मनु। सबसे पहले मनु ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप में जो प्रतिपादित किया वो कौटिल्य ने किया। इसलिए सप्तांग सिद्धांत का जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौटिल्य को माना जाता है। कौटिल्य ने राज्य को एक शरीर की भांति माना है। शरीर की तुलना किससे करी? राज्य से करी। राज्य की तुलना किससे कर दी? शरीर से कर दी। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार से राज्य के विभिन्न अंग होते हैं। कौटिल्य ने राज्य को एक सावयवी संस्था के रूप में व्यक्त किया। सावयवी संस्था माना। सावयवी संस्था का मतलब है अंगी और अंग का संबंध इसमें होता है। अंगी मतलब संपूर्ण, अंग मतलब अंश, यानी कि जो राज्य होता है राज्य के कुछ अंग होते हैं। तो जो कौटिल्य था, कौटिल्य ने बताया कि भैया राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। सबसे पहले ऊपर होता है राजा होता है यानी स्वामी होता है, उसके बाद आमत्य यानी मंत्री होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? जनपद होता है, जनपद के बाद दुर्ग होता है, दुर्ग के बाद दंड होता है या सेना होती है, उसके बाद कोष होता है, उसके बाद मित्र होता है। ये सभी बात इन्होंने बताई। ये कितने बताए इन्होंने? 7 अंग बताए राज्य के। तो 7 अंग मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने सबसे पहले अंग पर बात की होगी, राजा या स्वामी के ऊपर बात करी होगी। जो राजा होता है भैया, राजा जो होता है राज्य में सबसे शीर्ष पर होता है, शीर्ष स्थान पर होता है जो राजा होता है एक राज्य में, है ना। जो राजा होता है साथियों, राजा पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राजा क्या होता है? राजा सभी कानूनों से ऊपर होता है, क्योंकि राजा सभी कानूनों से ऊपर होता है। कौटिल्य ने भी साथियों मैकियावेली की भांति क्या किया है? निरंकुश राजतंत्र का क्या किया है? समर्थन किया है। कौटिल्य ने कहा कि साथियों राजा जो होगा वो निरंकुश हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, लेकिन अत्याचारी नहीं हो सकता, क्योंकि राजा क्या होता है? राजा धर्म के अधीन होता है। कौटिल्य मानते कि जो राजा है, राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के दुख में ही राजा का दुख होता है, ये मानते हैं। राजा जो होना चाहिए, राजा में अनविच्छिकी का गुण होना चाहिए, अनविच्छिकी होना चाहिए, वार्ता का गुण होना चाहिए, वेद त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए, दंड नीति में निपुण होना चाहिए। इन सब बातों में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। और जो राजा इन चारों विद्याओं में क्या होता है? निपुण होता है, वो राजा अपने राज्य को अक्षुण्ण बना सकता है। और जो राजा इन चारों विद्याओं में निपुणता हासिल नहीं होती उसे, वो राजा शासन सत्ता को क्या नहीं बना सकता? अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं बना सकता। ये बात मानते हैं कौटिल्य ने। साथियों कौटिल्य ने बताया कि जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार से एक राज्य में राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये बताने वाले कौन थे? तो कौटिल्य थे। आज बात करें दूसरा अंग। दूसरा अंग क्या है? अमात्य या मंत्री के बारे में बात करेंगे। मंत्री या अमात्य दूसरा अंग है भाई साहब, अमात्य या मंत्री। क्लियर है भैया? कौटिल्य ने क्या बताया मंत्रियों के बारे में? कौटिल्य ने कहा कि जो मंत्री होना चाहिए, मंत्री जो होना चाहिए वो पढ़ा लिखा और विद्वान होना चाहिए। मंत्री क्या होना चाहिए? मंत्री विद्वान होना चाहिए, और राजा को मंत्री की नियुक्ति करते समय उसका परीक्षण करना चाहिए,
उसका क्या करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो मंत्री होना चाहिए कौटिल्य के अनुसार मंत्री योग्य होना चाहिए, मंत्री का परीक्षण होना चाहिए, मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, मंत्री विद्वान होना चाहिए। मंत्री अर्थात कहा जाए तो मंत्री भाई साहब एक प्रकार से योग्य होने चाहिए। यानी कि कौटिल्य ने योग्य मंत्री की कल्पना की है। कैसे मंत्री की कल्पना की, तो कौटिल्य ने योग्य मंत्री की कल्पना इन्होंने की है। कौटिल्य ने मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या बताई है वो 7 या 8 बताई है। 7 से 8, 7 रख लो या 8 रख लो, वो अधिकतम है। और न्यूनतम की बात करें तो 3 या 4। तो कौटिल्य ने अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या बताई वो 7 या 8 बताई, और न्यूनतम जो बताई वो 3 या 4 बताई है। क्लियर बात। कौटिल्य का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया होगा तो 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया। 18 तीर्थ मतलब जो प्रमुख अधिकारी हैं राज्य के, 18 जो प्रमुख अधिकारी हैं उनकी चर्चा की गई है ना, मैंने आपको बताया होगा। कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य के अनुसार राजा को निर्णय लेते समय मंत्री परिषद की जो सलाह होनी चाहिए वो लेनी चाहिए। बिना मंत्री परिषद की सलाह के कोई भी राजा को निर्णय नहीं लेना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि मंत्री परिषद की जो सलाह है वो राजा को लेनी चाहिए, और बिना मंत्री परिषद की सलाह के राजा को कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्थात कहा जाए तो बिना मंत्री परिषद की सलाह के राजा को शासन का संचालन नहीं करना चाहिए। ये कौन कहना चाहते हैं, तो ये कौटिल्य कहना चाहते हैं। लिखें, लिखिए, कौटिल्य ने मंत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि मंत्री पढ़ा लिखा एवं विद्वान होना चाहिए। विद्वान होना चाहिए, होना चाहिए। अर्थात कौटिल्य के अनुसार मंत्री योग्य होना चाहिए। तो मंत्री कैसा होना चाहिए, एक योग्य मंत्री की इन्होंने बात करी है। क्लियर है भाई। कौटिल्य ने मंत्रियों की जो संख्या बताई है वो अधिकतम 7 या 8 बताई। लिखिए, कौटिल्य ने मंत्रियों की अधिकतम संख्या 7 या 8 बताई। 7 या 8 बताई, जबकि न्यूनतम संख्या 3 या 4 बताई। 3 या 4 बताई। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में पूरा मौर्य साम्राज्य जो था वो इन्हीं अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था। 18 तीर्थ या 18 प्रमुख अधिकारियों
का उल्लेख है। क्लियर है भैया? क्या क्या है, इनका उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा को निर्णय लेते समय मंत्री परिषद की सलाह ले लेनी चाहिए, यानी कि उसकी सलाह लेनी चाहिए। बिना मंत्री परिषद की सलाह के राजा राज्य के संचालन नहीं कर सकता। चलिए लिखिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को निर्णय लेते समय मंत्री परिषद की सलाह लेनी चाहिए तथा बिना मंत्री परिषद की सलाह के राजा शासन का संचालन नहीं कर सकता। यहाँ तक आ गई बात समझ में? जिस प्रकार साथियों वर्तमान में मंत्रिपरिषद की चर्चा है, उसी प्रकार से उस समय भी राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। जिस समय वर्तमान में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। आपने पढ़ा होगा 74 क्लॉज 1, है ना? क्या बात करता है? मंत्रिपरिषद की बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना? ठीक है भाई? अरे हाँ, है ना? ये बात करता है नहीं करता 74 क्लॉज 1? कि हाँ गुरुजी बिल्कुल करता है। तो ऐसे ही कुछ उस समय था। तो कौटिल्य ने ये भी तो कहा कि राजा को निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह ले लेनी चाहिए, और कोई भी राजा ये मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ले रहा है तो वो क्या कर सकता है? वो राज्य का संचालन सही से नहीं कर सकता। कौटिल्य मानता है कि भैया राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता की भी जांच करनी चाहिए। योग्यता की तो जांच करनी ही चाहिए, और योग्यता के साथ साथ उसमें विश्वास पात्र मंत्रियों की भी जांच करनी चाहिए। यानी जो मंत्री विश्वास पात्र है, जो मंत्री विश्वास करने योग्य है और योग्यता है, उसमें विद्वान है, उसको क्या करना चाहिए? उसको मंत्री बनाना चाहिए। लिखिए, राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करते समय योग्यता के साथ साथ विश्वास पात्र मंत्री की भी खोज करनी चाहिए। और जो मंत्री भाई साहब विश्वास पात्र हो और योग्य हो, और जो व्यक्ति योग्य और विश्वास पात्र हो उसे मंत्री बनाना चाहिए।
उसे क्या होना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए। जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भैया, वो मंत्री, वो प्रधानमंत्री होता है। अरे हाँ है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम। अरे जैसे आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1 हमारा कहता है कि जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति को सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद होगी। वो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा भैया, वो प्रधानमंत्री होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये बात क्लियर है आप लोग, यहाँ तक आपने संविधान में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा देंगे, है ना। तो भाई जो अपना आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1 है वो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या होता है, इसका प्रमुख होता है या मुखिया होता है ना। तो यही बात यहाँ पर थी, उस समय भी थी ये बात, है ना, कि भैया जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लिखिए, मंत्री परिषद का, मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। और यह आपको याद ना रहे तो आप लोग सीधा सपावाता आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1 तो याद रहेगा ही रहेगा। ऐसा लिख लेने, ऐसा लिख लेंगे आप लोग कि भैया प्रेसिडेंट को सलाह के लिए, सलाह और सहायता के लिए क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, ये मंत्री परिषद होगी। क्लियर है भैया। और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, मुखिया होगा वो कौन होगा, वो पीएम होगा। क्लियर है बात, जो प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है, ये बात से यहाँ तक क्लियर आ जाएगी समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। कौटिल्य के अनुसार राजा जो होगा, राजा मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अरे भाई क्या बात कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं भाई। तो जो राजा होगा, राजा मंत्री परिषद की सलाह क्या होगा, मानने के लिए बाध्यकारी होगा। कौटिल्य कहते हैं कि मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 से 8 होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 होनी चाहिए। तो ये जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद की सलाह कैसी होगी, राजा के लिए बाध्यकारी होगी। यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए आपको। लिखिए जरा यहाँ पर, मंत्री परिषद की सलाह कैसी होगी भाई, मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह राजा के लिए कैसी होगी, बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी होगी। ठीक है भाई, कैसी होगी, बाध्यकारी होगी। लेकिन यदि वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में सवाल उठे हैं कई बार साथी, कई बार सवाल उठे, कई बार केसों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, है ना। तो 74 क्लॉज 1, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का क्या होगी, एक मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। एक बार सवाल उठा भाई, सवाल उठा कि क्या ये जो मंत्री परिषद की जो सलाह होगी, भाई राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद की जो सलाह होगी मेरे साथी, मंत्री परिषद की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए माननी बाध्यकारी होगी या फिर भाई डिस्क्रिशनरी होगी, माने ना माने ना माने टाइप की, बाध्यकारी होगी या बाध्यकारी नहीं होगी। ये सवाल उठा भाई, सवाल उठा, सवाल उठा। तो भाई साहब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि भैया बाध्यकारी होगी। क्या कह दिया उन्होंने, उन्होंने कह दिया कि भैया बाध्यकारी होगी, ये जो सलाह होगी, ये जो सलाह होगी मंत्री परिषद की राष्ट्रपति के लिए, ये क्या होगी, ये बाध्यकारी होगी। किसने कह दिया, ये 1976 में कह दिया, 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी साहब ने। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय। अच्छा जी ऐसी बात है, बाध्यकारी होगी। तो
इन्हीं कारणों के चलते, कुछ कारण ये भी रहे, कुछ कारण इमरजेंसी के भी रहे, तो इन सब वजह से आगे चल करके इनकी कांग्रेस की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी 1970 में चल करके। 1978 में भैया सरकार बनी मोरारजी देसाई साहब की, जनता दल की सरकार बनी। और जब जनता दल की सरकार बनी, हम संविधान नहीं पढ़ा रहे लेकिन आप समझ लीजिए, जब जनता दल की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई साहब। उन्होंने देखा कि भैया राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति जो कार्यपालिका के प्रधान है, उस पर कोई बात कैसे बाध्यकारी हो सकती है भाई? उस पर कोई बात कैसे बाध्यकारी हो सकती है? फिर उन्होंने कहा कि भाई, फिर उन्होंने करा साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या लिखवा दिया कि ये जो सलाह जो बाध्यकारी है ना, इसमें कुछ संशोधन किया। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति को जो सलाह मंत्रिपरिषद देगी, उस मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के लिए लौटा सकता है। यदि मंत्रिपरिषद उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के भी दोबारा पारित करके क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को भेजती है उस सलाह को, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए वो सलाह बाध्यकारी होगी। कहा जाए तो राष्ट्रपति के लिए कुछ तो पावर मिली भाई। यहाँ पर तो पावर ही खत्म कर दी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, लेकिन यहाँ मोरारजी देसाई साहब ने कुछ पावर दी, एक बार पुनर्विचार की पावर यहाँ पर दी गई। तो याद रखिएगा, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ऐसा है, राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद के द्वारा, उस सलाह को एक बार राष्ट्रपति प्रधान विचार के लिए लौटा सकता है। लौटा न लौटा उसके लिए उसकी मर्जी है, लेकिन अधिकार है, उसे लौटा सकता है। लेकिन पुनः यदि उसी सलाह को संशोधन किए हुए बिना संशोधन के भी मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को वो सलाह बाध्यकारी होगी। क्लियर है? वर्तमान में कुछ ऐसा स्वरूप है, उस समय कुछ ऐसा था। तो भैया जो मंत्रिपरिषद होती थी उस समय, उसकी सलाह राजा को क्या थी, बाध्यकारी थी। क्लियर है यहाँ तक बात? अरे समझ में आई ना आई? साथियों चिंता ना करें आप लोग, जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको मेरे लाल मेरे चौधरियों, जब मैं आपको मेरे लाडलों संविधान में राष्ट्रपति पढ़ाऊँगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को कुछ जितने भी आप लोगों को जो आर्टिकल हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, वो आपको सब याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, राष्ट्रपति संबंधित जितने भी सब टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ याद हो जाएंगे। और आप सॉल्व कर पाएंगे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूपीएससी तक के। समझे? जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो कुछ बेहतर तरीका से ही पढ़ाऊंगा। आप लोग याद रखेंगे कि हाँ भाई साहब किसी ने पढ़ाया हमें, हर चीज प्रत्येक डायमेंशन के साथ, फैक्चुअल भी और कॉन्सेप्चुअल भी, हर चीज के बारे में हम लोग जानते हुए चलेंगे। क्योंकि साथियों अपना तो जन्म ही इसलिए हुआ है, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भाई, है ना। चलिए, तो ये बात की थी हमारी मंत्रियों पर। अब आते हैं मंत्रियों पर बात थी, तो एक बार पुनः रिवीजन कर लें। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने मंत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि मंत्री पढ़ा लिखा और विद्वान होना चाहिए, मंत्री योग्य होना चाहिए। अर्थात इन्होंने मंत्रियों की संख्या 7 से 8 बताई, न्यूनतम संख्या 3 या 4 बताई। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ प्रमुख अधिकारियों का 18 प्रमुख अधिकारियों को उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा को निर्णय लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए, और जो राजा मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ले रहा है वह राजा का वह जो शासन है उसका संचालन सही से नहीं कर सकता। राजा को मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की नियुक्ति करते समय उनके योग्यता की तो जांच करनी चाहिए। योग्यता की जांच के साथ साथ उन्हें विश्वास पात्र की भी जांच करनी चाहिए कि यह मंत्री विश्वास योग्य है या नहीं। मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मैंने आपको बताया 74 क्लॉज 1 वर्तमान में आप संविधान में आपको देखने को मिलेगा।
मंत्रिपरिषद की सलाह राजा के लिए कैसी होगी? बाध्यकारी होगी। वर्तमान में कैसी है? वर्तमान में मैंने आपको बताया। क्लियर है भाई? आगे बात करते हैं जनपद की। बात करें जनपद, जनपद के अंतर्गत कौटिल्य ने साथियों जनसंख्या और भूभाग दोनों को रखा है। ये जरा रफ करें हम। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं मेरे साथी? मन तो मेरा भी बहुत करता है मैं आपको कौन संविधान पढ़ाऊं, लेकिन है क्या कि इस समय टाइम ही नहीं बच पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, गर्मी का मौसम चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सेशन लाने की, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ेंगे तभी हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप फिलहाल इसे पढ़िए जो आप पढ़ते चल रहे हैं, लेकिन जब भी मुझे समय लगेगा मैं बैच लेकर के आऊँगा नया। आपको संपूर्ण पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, संपूर्ण इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भैया, चाहे वो शासन प्रणालियाँ हों, चाहे वो राज्य व्यवस्था का बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी कैसा भी टॉपिक हो, बेसिक टू एडवांस हम लोग लेकर के चलेंगे। यदि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब भी ना पता हम फिर भी बताएंगे। ठीक है भाई? चलिए देखते हैं जनपद की बात करें। जनपद की बात करें। ठीक है, जनपद में कौटिल्य ने किस किस को रखा? तो भूभाग को रखा है और भाई साहब जनसंख्या को रखा है। लिखिए, जनपद के अंतर्गत जनसंख्या और भूभाग को रखा गया है। तो किस किस को रखा है इन्होंने? भूभाग को और जनसंख्या को रखा है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य क्या कहते हैं? जो राज्य है, राज्य में जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना ही जनसंख्या बहुत कम होनी चाहिए, अर्थात इन्होंने पर्याप्त जनसंख्या की बात करी। पर्याप्त जनसंख्या की सबसे पहले बात करी थी अरस्तु ने। अरस्तु कहते हैं कि एक राज्य में ना तो जनसंख्या अधिक होनी चाहिए और ना ही जनसंख्या बहुत कम होनी चाहिए। अरस्तु ने यह भी कहा कि एक राज्य में जनसंख्या इतनी अधिक ना हो कि वह आत्मनिर्भर ना बन सके, और इतनी कम भी ना हो कि वो आत्म सुरक्षा ना कर सके। इसलिए साथियों जो अरस्तु ने पर्याप्त जनसंख्या की बात करी कि जनसंख्या ना तो अधिक हो ना है कम हो, बल्कि पर्याप्त जनसंख्या हो। अरस्तु ने जो जनसंख्या बताई, एक आदर्श राज्य में 1 लाख जनसंख्या बताई और 10,000 उन्होंने नागरिक बताए। अरस्तु ने साथियों नागरिक की श्रेणी में महिलाओं को नहीं रखा, दासों को नहीं रखा, है ना, इन सबको इन्होंने नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा। तो जनसंख्या की सबसे पहले बात अरस्तु ने करी, वही बात कौटिल्य ने कही कि भैया एक राज्य में ना तो जनसंख्या अधिक होनी चाहिए ना ही जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ना जनसंख्या ज़्यादा ना ही कम होनी चाहिए, बल्कि जनसंख्या पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, लिखें जरा। कौटिल्य के अनुसार जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करूं मैं यदि आपसे, तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि भैया कौटिल्य के अनुसार एक राज्य में जनसंख्या न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए।
बल्कि पर्याप्त जनसंख्या भाई साहब होनी चाहिए। क्लियर है बात? ये किसके अनुसार है? ये कौटिल्य के अनुसार है। बात करें भूभाग की, बात करें भूभाग की, तो ये जो हमारे कौटिल्य थे, कौटिल्य साथियों भू क्षेत्र से संबंधित क्या बात बताई? कौटिल्य कहते हैं कि अच्छा जनपद वह होता है जिसकी सीमाएं स्थल मंडल और जल मंडल दोनों से जुड़ी होती हैं। वही बात कौटिल्य कहते हैं कि अच्छा जो जनपद होता है वह जनपद होता है जिसकी सीमाएं स्थल मंडल और जल मंडल दोनों मंडलों से जुड़ी होती हैं। आगे कौटिल्य कहते हैं कि ऐसा जनपद हो जहाँ पर मानसून अच्छा हो, जहाँ की जो कृषि हो, कृषि कैसी हो, उपजाऊ खेती हो, जमीन उपजाऊ हो। लिखिए, कौटिल्य के अनुसार अच्छा जनपद वह होता है जहां वह होता है जिसकी सीमा स्थल मंडल तथा जल मंडल दोनों से लगी होती है। दोनों से लगी होती हैं और वहाँ की जमीन कैसी होती है? उपजाऊ होती है, उपजाऊ तथा मानसून कैसा हो? मानसून अच्छा हो। ठीक है भैया? ठीक है भैया जी। तो कौटिल्य के अनुसार अच्छा जनपद वह होता है जिसकी सीमा स्थल मंडल और जल मंडल दोनों से लगी होती हैं। यहाँ जमीन उपजाऊ होती है तथा मानसून कैसा होता है? अच्छा होता है। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? समझ में आ गई आप लोगों को बात? चलिए बहुत अच्छे। चलिए, तो साथियों हम लोग जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत में जो 7 अंग हैं, 7 अंगों में कितने अंगों पर चर्चा कर चुके हैं? अब तक हम लोग जो चर्चा कर चुके हैं वो राजा पर चर्चा कर चुके हैं जो 7 अंगों में शीर्ष पर होता है। उसके बाद हम लोग मंत्रियों पर बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने जनपद पर बात करी, यानी 3 अंगों पर बात कर चुके हैं। बात करते हैं दुर्ग या राजधानी की। दुर्ग या राजधानी की बात करते हैं। दुर्ग या राजधानी की बात करते हैं। दुर्ग या राजधानी की बात करते हैं। कौटिल्य कहता है कि जो राजधानी होनी चाहिए एक राज्य की, वो कैसी होनी चाहिए? वो सुरक्षित राजधानी होनी चाहिए। राजधानी कैसी होनी चाहिए? राजधानी सुरक्षित होनी चाहिए। और जिस राज्य की राजधानी सुरक्षित नहीं होती है उस राज्य को कोई भी जीत लेता है। उस राज्य को आसानी से जीता जा सकता है, कभी भी जीता जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने जो राजधानी की बात करी, उन्होंने बताया कि राजधानी सुरक्षित होनी चाहिए। और जिस राज्य की राजधानी सुरक्षित नहीं होती है उस राज्य को कोई भी जीत लेता है, कभी भी जीता जा सकता है। राजधानी का जो स्थान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो राज्य के मध्य में होना चाहिए।
जो राजधानी होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए भाई, ध्यान सुनते रहिएगा। जो राजधानी होनी चाहिए, जैसा मान चलिए कि राज्य है, ये क्या है, ये राज्य है। क्लियर है यहाँ तक बात, ये क्या है, राज्य है। राज्य के बीचों बीच में क्या होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए, बीचों बीच में, है ना। बीचों बीच में क्या है, ये राजधानी है, राजधानी है। क्लियर है। और ये जो राजधानी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो सुरक्षित राजधानी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सुरक्षित राजधानी होनी चाहिए, बीचों बीच में राज्य की राजधानी चाहिए। राजधानी के चारों तरफ क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक सुरक्षा होनी चाहिए। चारों तरफ क्या होनी चाहिए, ये राजधानी है, राजधानी के चारों तरफ क्या है, ये प्राकृतिक सुरक्षा है। ये क्या है, ये प्राकृतिक सुरक्षा है। प्राकृतिक सुरक्षा में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, है ना। यानी राजधानी को इतना सुरक्षित होना चाहिए कि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो अंदर ना आ सके, वो राज्य में प्रवेश ना कर सके। यदि राज्य में प्रवेश भी कर जाता है तो क्या, वो बाहर ना निकल पाए, वो बाहर ना निकल पाए, वो बाहर ना निकल पाए। ये क्या होनी चाहिए, ये सुरक्षा है। राजधानी क्या है, सुरक्षित है। और सुरक्षित में क्या है भैया, सुरक्षा में क्या लगाया है इन लोगों ने, प्राकृतिक सुरक्षा है। प्राकृतिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा में क्या क्या है भैया, पहाड़ियाँ हैं, है ना, पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं। कैसी कटीली, कैसी झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, चुभ जाए हाथ में भाई साहब, पैर में लगते ही, कटीली झाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो कौटिल्य ने बताया कि जो राजधानी होनी चाहिए वो राजधानी राज्य के बीचों बीच में होनी चाहिए। ठीक है साहब, हो गई राज्य के बीचों बीच में, है ना। ये क्या है, एक राज्य है ना, ये एक राज्य है। एक राज्य के बीचों बीच में क्या होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए। और राजधानी जो होनी चाहिए वो सुरक्षित होनी चाहिए, इसमें प्राकृतिक सुरक्षा होनी चाहिए, प्राकृतिक सुरक्षा होनी चाहिए। और प्राकृतिक सुरक्षा में क्या क्या होना चाहिए भैया, पहाड़ियाँ होनी चाहिए, पहाड़ होने चाहिए, कटीली झाड़ियाँ होनी चाहिए। यानी कि एक राज्य की राजधानी इतनी सुरक्षित होनी चाहिए, है ना, चारों तरफ से क्या हो, प्राकृतिक सुरक्षा से घिरी है, चारों तरफ से प्राकृतिक सुरक्षा से घिरी है, पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं। कौटिल्य कहते हैं कि एक राज्य की राजधानी इतनी सुरक्षित होनी चाहिए कि शत्रु अंदर ना आ सके, राज्य में प्रवेश ना कर सके। यदि राज्य में प्रवेश भी कर जाए तो वो उससे बाहर ना जा सके। लिखिए जरा, शुरू से लिखें। राजधानी क्या होनी चाहिए भैया, राजधानी राज्य के मध्य या बीच में होनी चाहिए, मध्य में या बीच में होनी चाहिए। एक राज्य की राजधानी, राजधानी सुरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। जिस राज्य की राजधानी सुरक्षित नहीं होती, जिस राज्य की राजधानी सुरक्षित नहीं होती, उस राज्य को आसानी से कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य के अनुसार
राजधानी के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा होनी चाहिए, प्राकृतिक सुरक्षा विद्यमान होनी चाहिए, जिसमें पहाड़ियाँ हो और कटीली झाड़ियाँ आदि होनी चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि एक राज्य की राजधानी इतनी सुरक्षित होनी चाहिए, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की राजधानी इतनी सुरक्षित होनी चाहिए, जिससे राज्य में कोई शत्रु प्रवेश न कर सके और यदि प्रवेश कर ले और यदि किसी कारणवश प्रवेश कर ले तो वह बाहर ना निकल पाए। यहाँ तक याद रखेंगी बातें? अरे यहाँ तक याद रखेंगे भैया आप सभी लोग बातों को? चलिए उतारिए इसे। राजधानी को पुर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, दंड की बात करते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे आप सभी ये लोग ये सब बातें। क्लियर है मेरे साथियों? ये ऐसे कर लेते हैं साथियों कि अपनी क्लास भी लगभग पौन घंटे की हो गई, लगभग 45-40 मिनट की, गर्मी भी हो रही है, तो आगे चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। भाई हमारी राजधानी दुर्ग तक तो बात हो ही गई है ना? ठीक है भाई।
तो कितनों पर बात हो गई हमारी, राजा पर बात हो गई, मंत्री पर बात हो गई, जनपद पर बात हो गई, और हमारे राजधानी दुर्ग पर बात हो गई। हमें भाई दंड पर बात करनी है और मित्र पर बात करनी है भाई, और साथियों में कोष पर बात करनी है। किस पर करनी है, कोष पर बात करनी है। चाहे आप 8-10 मिनट की बात है लिख ही लीजिए इसे भी, क्योंकि फिर कोष थोड़ा हल बड़ा है, और जो मित्र है, मित्र बड़ा है नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग। मार्कर कहाँ गया हमारा, देख लेते हैं इसे। दंड को देख लेते हैं, सेना को देख लेते हैं, कि जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे भी जल्दी समाप्त किया जाए। दंड या सेना, इस पर बात करते हैं। कौटिल्य ने क्या कहा इसके बारे में। कौटिल्य ने साथियों सेना को ही दंड या बल कहा है। कौटिल्य ने सेना को क्या कहा है, बल कहा है या दंड कहा है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार सेना किसी भी राज्य की क्या होती है, राजनीतिक शक्ति होती है। लिखिए भाई, कौटिल्य ने सेना को ही दंड या बल कहा है। कौटिल्य के अनुसार जो सेना होती है, सेना राज्य की क्या होती है, राजनीतिक शक्ति होती है। राजनीतिक शक्ति होती है। ठीक है भाई, तो सेना क्या होती है, सेना राज्य की राजनीतिक शक्ति के रूप में हम जानते हैं, राजनीतिक शक्ति होती है सेना, है ना। कौटिल्य ने दंड को विशेष महत्व देते हुए कहा, यानी सेना को विशेष महत्व देते हुए कहा, और उन्होंने बताने प्रयास किया कि राजा को दंड में निपुण होना चाहिए। राजा को सेना, बल, दंड, इन सब में क्या होना चाहिए, निपुण होनी चाहिए, यानी सेना राजा के पास होनी चाहिए। लिखिए आगे, कौटिल्य ने दंड पर महत्व देते हुए कहा कि, इन्होंने कहा कि राजा को क्या होना चाहिए, दंड को विशेष महत्व देते हुए कहा कि राजा को दंड में निपुण होना चाहिए। दंड में राजा को दंड या सेना में निपुण होना चाहिए। दंड या सेना में राजा क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। जिस राज्य में दंड का विधान नहीं होता उस राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। लिखिए, जिस राज्य में का विधान नहीं होता उस राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।
उस राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती भाई। अर्थात राज्य में दंड का होना क्या है, अनिवार्य है। अर्थात राज्य में दंड का होना अनिवार्य है। क्या भाई, राज्य का राज्य में दंड का होना है, सेना का होना क्या है, अनिवार्य है। कौटिल्य के अनुसार दंड या सेना राज्य की राजनीतिक शक्ति होती है। मैंने आपको बताया, जिस राज्य में सेना जितनी अधिक शक्तिशाली होती है वह राज्य उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। लिखिए, कौटिल्य ने माना कि सेना राज्य की राजनीतिक शक्ति होती है। अर्थात राज्य की सेना जितनी अधिक शक्तिशाली होगी होती है वह राज्य उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। वह राज्य उतना ही अधिक क्या होता है, शक्तिशाली होता है। क्लियर अभी बात यहाँ तक? कौटिल्य ने साथियों सेना के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। नंबर 1 पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना। लिखिए, कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए। तो सेना कितने प्रकार की बताई भैया? कौटिल्य ने 4 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी? नंबर 1 पैदल सेना, ठीक है। नंबर 2 घुड़सवार सेना, हाथी सेना, नंबर 4 रथ सेना। क्लियर है भाई? तो कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना। ये सब सेना के इन्होंने क्या बताए? प्रकार बताए हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो हमारा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगले 2 दिन में ये चैप्टर समाप्त होने की पूरी आशंका है, पूरी समाप्त हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो बने रहें भाई साथियों अपने चैनल के साथ, परिवार के साथ। ठीक है फिर, है खुश रहिए और तैयारी ढंग से करते रहिए। आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है आप लोग बार बार रिवीजन करते रहें। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।